मेरा नाम फाहद है और मैं कई सालों से लंदन में नौकरी कर रहा था। परदेश में तन्हाई का अज़ाब काटना कितना मुश्किल होता है, ये बात हम परदेसी ही जानते हैं। और मैं तो परदेश में रहकर ही दिन रात अपनी बीवी की फिक्र में घुलता रहता था। मेरी अम्मा की वफात के बाद वो बिल्कुल तन्हा रह गई थी। मेरी और फरहत की शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। हमारी मोहब्बत फेसबुक पर शुरू हुई थी और जब मैं छुट्टी पर पाकिस्तान आया तो मैंने उससे शादी कर ली थी और फिर नौकरी की खातिर मुझे दोबारा वापस लंदन पहुंचना था। इसलिए मैं शादी के महीने बाद उसे अम्मा के पास छोड़कर लंदन आ गया था। मेरी अम्मा काफी सालों से मेरे बगैर अकेली रह रही थी। जब मेरी बीवी फरहत की शादी होकर आई तो वो उनके साथ रहने लगी तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं दंग रह गया था। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। फरहत ने मुझे बताया कि मेरी माँ को बहुत सारी बीमारियां हैं और वो मुझसे अपनी बीमारियों की बातें छुपाती हैं। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया था क्योंकि मैं तो यही समझता था कि मेरी माँ हट्टी कट्टी है और अकेले बिल्कुल ठीक जिंदगी गुजार रही है। फरहत ने मुझे बताया कि अम्मा मेरी परेशानी का सोचकर मुझे कुछ नहीं बताती, इसलिए मैं भी उनसे इस बात का जिक्र ना करूं कि फरहत ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और फिर उसने अम्मा के इलाज के लिए मुझसे मजीद पैसे मंगवाए और अम्मा का इलाज शुरू कर दिया। फरहत पाबंदी से मुझसे फोन पर राब्ते में रहती और अम्मा की तबीयत के बारे में मुझे बताती रहती। मैं खुश था कि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसे मेरी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल है। जब भी मैं अपनी माँ से बात करने की ख्वाहिश का इजहार करता तो पता चलता कि अम्मा सो रही हैं और फरहत वीडियो कॉल पर मेरी सोती हुई माँ मुझे दिखा दिया करती थी और मुझे इत्मीनान हो जाता। मेरी शादी को ये चौथा महीना था। मैं दफ्तर में अपने कामों में मसरूफ था जब एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे आकर बताया कि तेरे घर से फोन आया है। तब मैं फौरन काम छोड़कर टेलीफोन की तरफ भागा था। मैं लंदन में जिस कंपनी में मुलाजमत किया करता था वहां दौरान मुलाजमत मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए दिन के औकात में जब भी घर से फोन आता दफ्तर के नंबर पर ही आता था। लेकिन दिन के औकात में भी फोन किसी बहुत ही जरूरी बात के लिए आया करता था और इसीलिए मैं घबराकर दौड़ा था। मैंने जैसे ही फोन उठाया दूसरी तरफ से फरहत की रोती हुई आवाज सुनाई दी थी। मैं एकदम परेशान हो गया और कहा कि बताओ तो सही, हुआ क्या है। वो रोते हुए कह रही थी, फाहद कयामत टूट पड़ी है, अम्मा का इंतकाल हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, तुम बस वापिस आ जाओ। ये सुनना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने गुस्से में उसे डांटा और कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रही हो। मैं 4 महीने पहले ही अपनी माँ को बिल्कुल ठीक ठाक छोड़कर आया था। मैं मानता हूँ कि वो बीमार थीं, लेकिन इस कदर भी बीमार ना थीं कि यूं अचानक मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मैं तो अपने आप पर से काबू खो बैठा था। मेरे हाथ से रिसीवर छूटकर गिर गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे जैसे तैसे संभाला था। फिर कंपनी के मालिक से बात की और मुझे हफ्ते की छुट्टी मिल गई। मैं अगली ही फ्लाइट से घर लौटा तो अपनी माँ का मुर्दा वजूद देखकर ज़ारो कतार रोने लगा। मैं इतना बदनसीब था कि अपनी माँ से आखिरी मुलाकात भी ना कर पाया था। मैं तो बस परदेश में रहकर पैसे कमाता और उनके अकाउंट में भेज दिया करता था। वो यहाँ क्या करती थी, क्या हालात थे, मुझे कुछ नहीं मालूम था। अगर मेरी बीवी मुझे उनकी बीमारी के बारे में ना बताती तो शायद मैं अब भी गाफिल ही होता। फरहत ने मुझे बहुत मुश्किल से संभाला और जब एक हफ्ते बाद मुझे वापस लंदन जाना था तब मैं ये सोचकर परेशान हो गया कि अब मैं फरहत को किसके आसरे पर छोड़कर जाऊंगा। उसके वालिदैन का घर दूसरे शहर में था और उसका यहाँ कोई भी नहीं था। दूसरे शहर में भी एक भाई था जिसे फरहत की कोई खास फिक्र नहीं थी, इसलिए वो अपने मेके भी नहीं जाना चाहती थी और मैं भी ये नहीं चाहता था कि मेरे घर को ताला लगे। मेरा बस चलता तो मैं उसे भी अपने साथ लंदन ले आता, मगर मैं खुद कंपनी की तरफ से दिए गए छोटे से अपार्टमेंट में ही रहा करता था जहाँ मेरे साथ 9 लड़के और रिहाइश पजीर थे। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं अपनी बीवी को अपने साथ जाकर लंदन की महंगी तरीन जिंदगी अफोर्ड कर सकता।
میرا خیال تھا کہ میں کچھ ہی عرصے میں اتنا پیسہ کما کر یہاں بیٹھ سکتا ہوں کہ ہم دونوں ساری زندگی آرام سے کوئی کاروبار کر کے یہاں گزارا کر لیتے اور پھر مجھے کبھی دوبارہ پردیس کاٹنے نہ جانا پڑتا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر میں نے ایک ایجنسی سے رابطہ کیا اور ایک گارڈ کو اپنی بیوی کے لیے مقرر کر دیا اور اماں کی بجائے اور سب کچھ فرحت کے نام پر کر دیا تاکہ وہ آسانی سے بینک سے میری بھیجی ہوئی رقم حاصل کر سکے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ رقم بھیجوں گا جسے وہ جمع کرتی رہے اور پھر کچھ عرصے بعد میں لندن کی نوکری چھوڑ دوں گا اور یہاں آ کر کوئی کاروبار کھڑا کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے فرحت کے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے بھی ڈلوا دیے تھے، لیکن جب اسے چھوڑ کے جانے کا وقت آیا تو اتنا کچھ کر کے بھی مجھے سکون نہیں ملا تھا۔ میں لندن میں جب بھی کام سے فارغ ہوتا اپنی بیوی کو فون کرتا، لیکن کبھی وہ بات کر پاتی تو کبھی کام میں مصروف ہوتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت تھکی تھکی لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے اسے کوئی تکلیف یا کوئی بیماری ہو۔ میرے پوچھنے پر وہ کچھ نہ بتاتی اور پھر ایک دن اچانک ہی فون آیا اور مجھے ایسی خبر ملی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں کے انتقال کو 3 مہینے گزرے تھے اور ایک دفعہ پھر میری زندگی الٹ کر رہ گئی تھی۔ یہ فون میرے سالے کا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ فرحت کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ گردوں کی تکلیف میں مبتلا تھی اور پھر پتہ چلا کہ اس کے گردے پوری طرح خراب ہو گئے ہیں۔ وہ باقاعدگی سے علاج کروا رہی تھی، لیکن شاید موت ہی اس کے نصیب میں تھی۔ اپنے سالے کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ فرحت کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ میں نے اس سے محبت سے شادی کی تھی اور بڑی مشکل سے اپنی ماں کو شادی پر راضی کیا تھا۔ اس صدمے نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ اس دفعہ مجھے میری کمپنی نے چھٹی دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ 2 مہینے پہلے ہی تو میں چھٹی لے کر گیا تھا اور لندن کے قوانین بڑے سخت تھے۔ یہاں نوکری میں بار بار چھٹی کا ملنا اتنا آسان نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً میں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور بیوی کی آخری رسومات کے لیے لوٹ آیا۔ لیکن یہاں پہنچ کر مجھے ایک اور دھچکا لگا تھا۔ گھر کے باہر جو گارڈ کھڑا تھا اس نے مجھے سلام کیا اور بتایا کہ بیگم صاحبہ کو دفنا دیا گیا ہے اور ان کے گھر والے واپس دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں ہی آ گیا تھا۔ میرے سسرال والوں نے میری واپسی کا انتظار بھی نہیں کیا تھا اور میری بیوی کو دفنا بھی دیا تھا۔ میں نے غصے میں اپنے سالے کو فون ملایا تو وہ کہنے لگا کہ آپی کی حالت بہت خراب تھی، ان کی میت کو زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس لیے اس کی تدفین کی اور واپس لوٹ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ میں پوری طرح بکھر چکا تھا۔ اپنی ماں سے آخری وقت میں بات نہ کرنے کا غم تھا اور اب میں اپنی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں چکر کھا کر گرنے ہی والا تھا کہ گارڈ نے مجھے سنبھالا اور میرے کمرے تک مجھے پہنچا دیا تھا۔ آج تک میں نے اپنے گھر میں ایسی وحشت محسوس نہ کی تھی۔ جہاں نظر اٹھاتا مجھے فرحت کی یاد آ جاتی۔ میری اماں کا کمرہ بھی بند تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی، نہ ماں رہی تھی اور نہ محبت کرنے والی بیوی۔ میں جاتا تو کہاں جاتا، نوکری بھی میں چھوڑ آیا تھا۔ میری ہنستی کھیلتی زندگی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے سالے کو دوبارہ فون کرنے کی کوشش کی تاکہ تفصیل سے پوچھ تو سکوں کہ ہوا کیا تھا۔ آخر فرحت اچانک کیسے مر گئی اور پھر اس کی تدفین کس قبرستان میں ہوئی تھی، مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا۔ میں کم سے کم اس کی قبر پر جا کر فاتح خوانی تو کر آؤں، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ مجھے ایسا روگ لگا تھا کہ میں نے سب سے بات چیت ہی ختم کر دی تھی۔ سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ میرا گارڈ آ کر مجھ سے کھانے پینے کا پوچھ لیتا۔ اس کا نام مزمل تھا اور وہ بہت مہربان تھا۔ کبھی میں اس سے منع کر دیتا تو وہ خود ہی زبردستی مجھے کھانا لا کر دے دیا کرتا تھا۔ مجھے پاکستان آئے 15 دن گزر گئے تھے، لیکن میری حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آخری دیدار نہ سہی، لیکن اگر مجھے اپنی بیوی کی قبر کی مٹی ہی مل جاتی تو شاید مجھے قرار آ جاتا، لیکن میں تو اس سے بھی محروم تھا۔ 15 دن بعد میری حالت کچھ سنبھلی تو میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور اپنی ماں کے تکیے کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میرا سارا وجود شدید بخار میں تپ رہا تھا اور میں بالکل بے حال تھا۔ میرا گارڈ کسی کام سے میرے پاس چلا آیا۔
मेरी ऐसी हालत देखकर वो परेशान हो गया। उसने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं रोता चला जा रहा था। मैंने रोते हुए उसको बताया कि मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। माँ ने मुझे अपनी सारी जवानी लगाकर तन्हा पाला था, क्योंकि मेरे अब्बा का बहुत पहले इंतकाल हो गया था और मैं अपनी माँ के पास आखिरी लम्हात में मौजूद नहीं था। यही दुख मुझे जीने नहीं देता था। वो मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं पैसे की खातिर उसे भी छोड़कर चला गया। और देखो, मेरी बीवी भी मुझसे जुदा हो गई। ये सब शायद मेरे गुनाहों की सजा है। अगर मैं अपनी माँ की खिदमत करता और यहीं रहता तो शायद आज ये सब ना होता। मेरा दुख देखकर वो गार्ड मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि मालिक, खुदा के वास्ते खुद को संभालिए और इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। जाने वालों के पीछे इस तरह अपनी जिंदगी खत्म कर लेना कोई अक्लमंदी तो नहीं है। लेकिन मुझ पर उसकी बातों का कोई असर ना हुआ। तब वो रोते हुए कहने लगा कि मालिक, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो बहुत जबरदस्ती करके मुझे अपने साथ अपने घर ले गया और जैसे ही मैं उसके घर में दाखिल हुआ, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुझे अपनी बिसारत पर यकीन न आया। उसके घर की दीवारों पर हर जगह मेरी बीवी की तस्वीर मौजूद थी, जिसमें वो मुजम्मिल के साथ बड़े ही बेबाक अंदाज में खड़ी थी और मैं हैरत से उन तस्वीरों को देख रहा था। और अगले ही लम्हे मैंने मुजम्मिल का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि ये सब क्या है, तुम कौन हो और मेरी बीवी के इस कदर करीब क्यों मौजूद हो। गुस्से से मेरा दिमाग चकरा गया था। मुजम्मिल ने मुझे चारपाई पर बिठाया और कहने लगा, मैं सब कुछ बताता हूँ, आप बैठ जाएं। वो खुद भी मेरे सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। उसका सर झुका हुआ था। वो एक 28 साल का लड़का था, जिसे आज मैं पहली दफा इतने गौर से देख रहा था। मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी। उसका मेरी बीवी के साथ इस कदर बेतकल्लुफाना अंदाज मुझे जलाकर राख कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि उन दोनों के बीच क्या ताल्लुक रहा था। मुजम्मिल ने आहिस्ता से मुझे बताना शुरू किया कि वो और फरहत एक ही इलाके में रहा करते थे और वो शुरू से ही फरहत से बहुत मोहब्बत करता था। फरहत ने बाकायदा उससे इजहार मोहब्बत किया था, लेकिन फिर अचानक ही फरहत की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो कॉलेज जाने लगी तो उसकी सोच और बातचीत में बहुत फर्क आ गया। वो हमेशा ऊंची हवाओं में उड़ने लगी, बड़ी बड़ी बातें करती। उसे किसी ऐसे लड़के से शादी करना थी जिससे शादी करके उसकी जिंदगी बदल जाती। उसकी फैमिली में सिर्फ उसका एक भाई था और वो भी अपनी दुनिया में मगन रहता था। दोनों ही बहन भाई एक दूसरे से बहुत दूर थे, इसलिए फरहत पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। जब मैंने फरहत के लिए रिश्ता भेजा तो उसने मेरी मोहब्बत को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो मुझ जैसे गरीब लड़के से शादी नहीं कर सकती। इस इनकार से जहाँ मेरे माँ बाप की इज्जत को धचका लगा था, वहीं मेरी मोहब्बत का भरम भी टूट गया था। ये सारी तस्वीर उन दिनों की हैं जब वो मेरी मोहब्बत के गुण गाया करती थी। फिर उसने मोहब्बत से अपना दामन छुड़ा लिया था, मगर मैं उसकी यादों से ना निकल सका और उसके गम में घुलने लगा था। मैंने उसके आगे हाथ पांव जोड़े, उससे कहा कि मैं उसके लिए बेहतर मुस्तकबिल हासिल कर लूंगा, लेकिन वो तो राजी ही ना हुई। और फिर कुछ ही महीनों बाद मुझे पता चला कि उसने किसी लंदन के लड़के से शादी कर ली है। उस लड़के को उसने फेसबुक पर अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था। वो लड़का उसकी खूबसूरती और मीठी मीठी बातों में आ गया था। जिस तरह उसने मुझे इतने साल अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर रखा हुआ था, बिल्कुल इसी तरह उसने उस लड़के को भी फंसा लिया और वो लड़का अपनी माँ के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी करने यहाँ चला आया था। फरहत ने ना सिर्फ उस लड़के से शादी की, बल्कि हक महर के नाम पर लंबी चौड़ी रकम भी वसूल की और काफी सारी जायदाद भी अपने नाम लिखवा ली। और उसके बाद जब वो लड़का वापस चला गया तो कुछ ही अरसे बाद उसे खुला के पेपर्स भिजवा दिए और उससे जान छुड़वा ली। मुजम्मिल की बात सुनकर मुझे लगा था कि वो मेरी बात कर रहा है, लेकिन वो तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि मेरी बीवी ने मुझसे कोई खुला नहीं ली थी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा कि मैं जानता हूँ उसने आपसे खुला नहीं ली है। मैं तो आपको उसके पहले शोहर का किस्सा सुना रहा हूँ। आगे और भी बहुत कुछ सुनाने के लिए है। पहले शोहर का किस्सा, ऐसे जुमले ने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया था
क्या मैं फरहत की जिंदगी में आने वाला पहला मर्द नहीं था? मोहब्बत के वो दावे जो वो मुझसे किया करती थी, क्या वो सब झूठ थे? मुजम्मिल ने बताया कि उसकी खुला हुई तो मुजम्मिल को दोबारा से अपने लिए रास्ता नजर आने लगा था। वो अपनी मोहब्बत की फरियाद लेकर फरहत की चौखट पर गया तो फरहत ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अब सिर्फ ऐसे ही लोगों से शादी करेगी जो परदेश में रहते हैं और यहाँ सिर्फ अपनी कमाई भेजा करते हैं। फरहत काफी अमीर हो चुकी थी। उसने अपने लंदन वाले शोहर से बहुत कुछ लूटा था और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में उसने दोबारा से किसी नए लड़के को फंसा लिया था। वो जहाँ जाती मैं उसके पीछे पीछे ही था। उसकी मोहब्बत ने मुझे उलझा के रखा हुआ था। मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर उस बेवफा के पीछे ख्वार हो रहा था। देखते ही देखते फरहत ने एक और ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसकी सिर्फ एक बहन यहाँ थी और वो भी शादीशुदा थी। वो लड़का जब वापस आया तो उसने भी फरहत के लिए बहुत कुछ किया। उसने जेवर के नाम पर लाखों रुपए का सोना चढ़ा दिया और फिर उसके जाने के ही कुछ अरसे बाद फरहत ने पहले की तरह उससे भी खुला ले ली। इस तरह वो अमीर लड़कों से शादी करती। उनके घर वाले तो पहले ही फरहत के खिलाफ होते थे, इसलिए जब वो उन्हें छोड़कर फरार होती तो घर वाले भी कोई एक्शन ना लेते और इस तरह फरहत अच्छा खासा पैसा लूट चुकी होती। उसने 4 शादियां कर ली थी और फिर 5वीं शादी उसने आपसे की। लेकिन आपकी माँ बहुत समझदार औरत थी। वो पहले ही दिन फरहत के तौर तरीके जान गई थी। उन्होंने फरहत पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी और पैसे के नाम पर सिर्फ जरूरत का खर्च देना शुरू कर दिया। ये बात फरहत से बर्दाश्त न हुई क्योंकि इस बार उसे अपना मंसूबा नाकाम होते दिखाई दे रहा था। इसलिए फरहत ने बड़ी चालाकी से आपकी माँ को आहिस्ता आहिस्ता मौत की दवाई देना शुरू की और कुछ ही अरसे में आपकी माँ को नींद में हार्ट अटैक आ गया था और वो गुजर गई। ये बात मुझे उस वक्त पता चली जब आपने मुझे अपने बंगले पर गार्ड रखा था और खुद लंदन चले गए थे। ये इत्तेफाक था या किस्मत? मैं फरहत के पीछे पीछे जब इस शहर में आया तो यहाँ मैंने गार्ड की नौकरी कर ली और जब आपने गार्ड की तलाश शुरू की तो मैं ही आपके बंगले का गार्ड बनकर आ गया। मुझे पास पड़ोस से आपकी वालदा के अचानक इंतकाल का पता चला तो मैंने फरहत पर दबाव डालकर उससे सारी हकीकत जान ली थी। फरहत ने आपकी माँ को जान से मार दिया था और आपको यहाँ पूरी तरह कंगाल कर दिया और फिर अपनी मौत का झूठा नाटक रचाकर फरार हो गई। उसे लगा था कि इस बार भी उसकी मोहब्बत में उसके पीछे पीछे चल पड़ूंगा और उसका सच बताने के लिए कोई बाकी नहीं बचेगा और शायद ऐसे ही होता। लेकिन मुझे आपका इंतजार था कि जब मैंने आपकी हालत देखी तो मैं आपको छोड़कर ना जा सका। मुझे लगता था कि कुछ दिनों में आप संभल जाएंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल ही टूटे बिखरे हुए थे। जब मैंने आपकी हालत देखी तो फैसला कर लिया कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। आप एक बेवफा के पीछे इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। आपकी बीवी फरहत जिंदा है और वो कहीं किसी दूसरे शहर में किसी नए परदेसी को अपना निशाना बनाने में मसरूफ होगी। यही उसका काम है और यही सब उसे आता है। आपकी दौलत और आपकी माँ के जेवरात की खातिर उसने आपकी माँ की जान ले ली। अब आप सोचिए वो किस कदर संग दिल होगी। काश कि मैं आपको पहले ही सब कुछ बता देता तो ये सब कुछ ना होता, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो इस बार इस कदर हद से तजावुज कर जाएगी। आप कैसे ऐसी लड़की के लिए अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं जिसने आपसे पहले भी 4 शादियां कर रखी हैं। उसका भाई भी उसके साथ मिला हुआ है। वो भी बहन के हराम के पैसे पर ऐश करता है। ये तो आप भी जानते हैं कि वो अपना घर बार छोड़कर फरार हो चुका है क्योंकि उसे डर था कि कहीं आप उसके पीछे ना चले जाएं। मुजम्मिल की बातों ने मुझ पर सख्ता तारी कर दिया था। मैंने किस तरह की लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया जिसने बीवी बनकर मुझे नागिन की तरह डसा था, मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया और मुझे पछतावे की आग में जलने के लिए छोड़ गई थी। मुजम्मिल मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। मैंने उसे माफ कर दिया। वो मेरे ही बंगले पर गार्ड की नौकरी करने लगा। मैंने यही नौकरी तलाश कर ली। मेरा बैंक अकाउंट खाली पड़ा था। मेरी माँ के जेवरात थे और ना ही बाकी कोई पैसा था। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुझे सब्र दे दिया और फिर मुजम्मिल का साथ मेरे लिए गनीमत बन गया। वो गार्ड से कहीं ज्यादा मेरा दोस्त बन चुका था। मेरी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे बहुत तरक्की दिलवाई थी।
इस तरह 2 साल गुजर गए थे। मुजम्मिल ने अपनी बहन का रिश्ता मेरे लिए दिया था। मैंने बाखुशी उसकी सीधी सादी नेक बहन से शादी कर ली और अपनी जिंदगी में पूरी तरह खुश हो चुका था। और फिर एक दिन मैंने एक औरत को गंदे से हुलिये में अपने दरवाजे पर भीख मांगते देखा था। मैं उस वक्त घर से निकल रहा था, उसे देखकर रुक गया। वो मेरे आगे हाथ फैलाए कुछ पैसे मांग रही थी। मैं उस आवाज को लाखों में भी पहचान सकता था। मैंने जब आहिस्ता से पुकारा फरहत, तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी और वो कुछ पैसे मांग रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो गई है, क्योंकि पैसे कमाने के हिर्स में वो न जाने कितने मर्दों के साथ ताल्लुक कायम कर चुकी है। इस वजह से वो इस बीमारी में मुब्तला हो गई है। अब ना ही उसकी सेहत बेहतर है और ना ही कोई उससे शादी का ख्वाहिशमंद है। मैंने एक नज़र उसके वजूद पर डाली और कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी, मगर मैं आगे की तरफ चल पड़ा था और मैं सोचने लगा कि ये दुनिया कैसी जगह है जहाँ हर किसी को अपने अमल पर मकाफाते अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। आखिरत का अजाब तो बाद में भुगतना होगा, पहले दुनिया में ही मकाफाते अमल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज के दौर में फरहत जैसी लड़कियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, जो पैसे की हवस में अपने घरों को उजाड़ देती हैं। मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, खुदारा अपनी इज्जतों का ख्याल रखें, अपने घर को आबाद करें। पैसे से बहुत ज्यादा अहम वो रिश्ते होते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं।